अच्छा, तो एक बात क्लियर कर लेते हैं। एआई यही है। ये कोई दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहा। ये तो ऑलरेडी घर के अंदर है। ये फ्रिज खाली कर रहा है, तुम्हारा वाईफाई यूज कर रहा है, और सुनो, ये आर्ट बना रहा है। हाँ, सही सुना तुमने। कंप्यूटर्स धड़ाधड़ पेंटिंग्स, म्यूजिक, यहां तक कि पोएट्री भी बना रहे हैं। अचानक से तुम्हारा वो कजन जो वाटर कलर्स में हाथ आजमाता है, उसको सीरियस कंपटीशन मिल गया है। और इस कंपटीशन को ना कॉफी ब्रेक्स चाहिए, ना ही ये आर्टिस्टिक ब्लॉक की कंप्लेंट करता है। ये बस लर्न करता है और लर्न करता है और लर्न करता जाता है। इसमें से कुछ एआई आर्ट तो शॉकिंगली अच्छा है, मतलब इतना अच्छा कि दीवार पर टांग लो, या कम से कम अपने जूम बैकग्राउंड की तरह यूज करने लायक अच्छा। दोस्तों, ये बड़ा वाइल्ड टाइम है जीने के लिए। तो सबके मन में जो बड़ा क्वेश्चन है, क्या हमारी वॉट लग गई? क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी का हाल भी डोडो, फ्लॉपी डिस्क या मेरे पिछले वायरल टिकटॉक डांस अटेम्प्ट जैसा होने वाला है? ये लेजिट डर है ना? सदियों से हम इंसानों को गर्व रहा है कि हम ही क्रिएटिव हैं, द ड्रीमर्स, द स्टोरी टेलर्स, वो जो एक ब्लैंक कैनवस या एक शांत कमरे को देखकर कुछ बिल्कुल नया बना सकते थे। अब बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमारे टर्फ पर आ रहे हैं। वो हर पेंटिंग जो आज तक बनी है, हर सॉन्ग जो कंपोज हुआ है, सबको एनालाइज कर रहे हैं और वो उसके नए वर्जन्स निकाल रहे हैं। क्या ये बस फैंसी कॉपीज हैं या कुछ और ही चल रहा है? सोचो जरा, तुम एक प्रोग्राम में बस कुछ वर्ड्स टाइप करते हो, जैसे कि एक बिल्ली एस्ट्रोनॉट मार्स पर यूनिकॉर्न चला रही है वैन गॉग के स्टाइल में, और बूम, कुछ ही सेकंड्स में वो हाजिर, तुम्हारा वो अतरंगी हाइपर स्पेसिफिक विजन रेंडर हो जाता है। ये जादू जैसा है, पर जादू की छड़ी की जगह यहाँ कोड है, और टोपी से खरगोश की जगह एक मास्टरपीस या कुछ वैसा ही निकलता है। ये लोगों के होश उड़ा रहा है। कुछ लोग तो बहुत थ्रिल्ड हैं, उन्हें एंडलेस पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, और कुछ लोग अंडरस्टैंडेबली थोड़े फ्रीक्ड आउट हैं। क्या ये अल्टीमेट टूल है या अल्टीमेट रिप्लेसमेंट? डिबेट जोरों पर है, और ये सिर्फ आर्ट नर्ड्स के बीच नहीं है, ये हम सबको अफेक्ट करता है। दोस्तों, ये सिर्फ सुंदर पिक्चर्स की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि क्रिएट करने का मतलब क्या है, ओरिजिनल होने का क्या मतलब है। अगर एक मशीन ह्यूमन क्रिएटिविटी को इतनी अच्छी तरह मिमिक कर सकती है, तो हमारे लिए क्या बचा? क्या हम अपने ईजल्स और गिटार्स पैक कर लें और रोबोट्स को कल्चर इंडस्ट्री पर कब्जा करने दें? या फिर कुछ ऐसा यूनिकली ह्यूमन है जिसे एआई कभी सच में रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा? यही तो इश्यू का कोर है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, और हम जो रास्ता चुनेंगे या जो रास्ता हमें चुनेगा, वही आर्ट, इमेजिनेशन और शायद इंसान होने का मतलब क्या है, ये डिफाइन करेगा। तो बकल अप, ये एक बम्पी और फैसिनेटिंग राइड होने वाली है। तो इससे पहले कि हम ह्यूमन क्रिएटिविटी को डेड या अलाइव डिक्लेयर करें, एक बेसिक सवाल पूछते हैं। आखिर ये क्रिएटिविटी है क्या? सुनने में सिंपल लगता है, बट ट्रस्ट मी, फिलोसोफर्स सदियों से इस पर सिर फोड़ रहे हैं। चलो एक अनलाइकली एक्सपर्ट को लाते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति। अब ये जनाब ट्रेडिशनल सेंस में कोई आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक फिलोसोफर थे, एक स्पिरिचुअल थिंकर, और उनके कुछ काफी रेडिकल आइडियाज थे। कृष्णमूर्ति के लिए असली क्रिएटिविटी स्किल या टेक्निक के बारे में नहीं थी। ये रेम्ब्रांट की तरह पेंट करना या शेक्सपियर की तरह लिखना सीखना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनका मानना था कि ये टोटल फ्रीडम की स्टेट से आती है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब माइंड कंडीशनिंग से आजाद हो, जो पता है उससे आजाद। जरा सोचो इस बारे में। हम में से ज्यादातर लोग तो ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर, एम्बिशन से भरा सिर लेकर घूम रहे हैं। उनका कहना था कि ये सारा मेंटल बैगेज रास्ते में आता है, ये फ्लो को ब्लॉक करता है। उनके लिए सच्चा क्रिएशन एक कांस्टेंट न्यूनेस जैसा था, एक अनप्रॉम्प्टेड इनसाइट। ये आपके ब्रेन में पुराने फर्नीचर को रीअरेंज करने जैसा नहीं है, ये एक बिल्कुल नया रूम डिस्कवर करने जैसा है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा रूम जिसमें कोई प्रीसेट पैटर्न्स ना हो। ये तो काफी हाई बार है ना? खासकर एक एआई के लिए जो लिटरली पैटर्न से सीखता है। एआई के बारे में सोचते हैं तो ये व्यू सुपर इंटरेस्टिंग है। एआई अपनी नेचर से ही पूरी तरह से नोन के बारे में है। ये एग्जिस्टिंग ह्यूमन क्रिएशंस के वास्ट डेटा सेट से सीखता है। ये पैटर्न्स, स्टाइल्स, स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करता है, और फिर ये उन पैटर्न्स का यूज करके कुछ नया जनरेट करता है। लेकिन क्या ये कृष्णमूर्ति के सेंस में नया है? क्या ये कंडीशनिंग से आजाद माइंड से पैदा हुआ है,
या ये एक कंडीशनड माइंड का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, बस एक बहुत बहुत स्मार्ट माइंड का? कृष्णमूर्ति शायद कहें कि एआई इमिटेशन में, रिकॉम्बिनेशन में इनक्रेडिबली स्किल्ड है, लेकिन शायद अपने डीपेस्ट सेंस में ट्रूली क्रिएटिव नहीं है। ये एक पावरफुल मिरर है जो दिखाता है कि हम पहले ही क्या कर चुके हैं। तो अगर कृष्णमूर्ति का क्रिएटिविटी का वर्जन ये प्योर अनकंडीशनड स्टेट है, तो ज्यादातर ह्यूमन आर्टिस्ट्स कहां ठहरते हैं? चलो ऑनेस्ट रहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग हर बार पेन उठाते समय टोटल मेंटल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। हम अपने कल्चर, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हम टेक्निक्स सीखते हैं, हम मास्टर्स को स्टडी करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम क्रिएटिव नहीं हैं? जरूरी नहीं। कृष्णमूर्ति का आइडियल शायद पहाड़ की चोटी हो, लेकिन रास्ते में कई खूबसूरत पाथ्स और व्यू पॉइंट्स भी होते हैं। शायद की है अवेयरनेस, ये जानना कि हमारे आइडियाज कहां से आते हैं, और उस फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए कोशिश करते रहना, भले ही परफेक्ट फ्रीडम मिलना मुश्किल हो। चलो अब उस शांत फिलोसोफर से हटकर एक मजेदार हाजिर जवाब राइटर की बात करते हैं, मार्क ट्वेन। वही जिसने हमें टॉम सॉयर और हक फिन दिए। क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी पर उनका टेक बहुत डिफरेंट था, एकदम जमीनी हकीकत वाला। और सच कहूं तो उनका ये टेक हमारी एआई से भरी इंटरनेट वाली दुनिया में आज भी एकदम रेलेवेंट लगता है। ट्वेन ने फेमसली कुछ ऐसा कहा था, कोई भी आइडिया नया नहीं होता। अरे रुको जरा, कोई न्यू आइडियाज नहीं? ये तो बड़ी निराशाजनक बात हुई मार्क। लेकिन रुको, बात इतनी सी नहीं है। वो हमारा क्रिएटिव बज़ खत्म नहीं करना चाहते थे। ट्वेन का मानना था कि सारे न्यू आइडियाज असल में पुराने आइडियाज के कॉम्बिनेशंस ही होते हैं। उन्होंने कहा कि हम बस बहुत सारे पुराने आइडियाज लेते हैं और उन्हें एक तरह के मेंटल कैलेडोस्कोप में डाल देते हैं। हम उन्हें घुमाते हैं, हिलाते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और वो नए और क्यूरियस कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। बस वहीं पर मैजिक होता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम शून्य से निकाल दिया। ये उन कनेक्शंस को देखने के बारे में है जो किसी और ने नहीं देखे। ये ए, बी और सी जैसे एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स लेकर एक ऐसी डिश बनाने जैसा है जिसका टेस्ट एकदम नया हो, भले ही इंग्रेडिएंट्स जाने पहचाने हो। ये तो गेम चेंजर है दोस्तों। अपने फेवरेट म्यूजिशियन के बारे में सोचो, अपनी फेवरेट मूवी, अपनी फेवरेट बुक। चांसेस हैं कि आप इन्फ्लुएंसेस पता लगा सकते हो। आपको थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से कुछ दिख जाएगा। शेक्सपियर तो पागलों की तरह प्लॉट सुधार लेते थे। म्यूजिशियंस बीट्स और मेलोडीज सैंपल करते हैं। क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवीज तो दूसरी फिल्म्स के लिए लव लेटर्स जैसी होती है। तो क्या इससे वो अनओरिजिनल हो जाते हैं? ट्वेन के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ओरिजिनलिटी तो यूनिक कॉम्बिनेशन में है, फ्रेश पर्सपेक्टिव में है। जिस तरह आर्टिस्ट उन पुराने आइडियाज को रिफ्रेम करता है और हमें उन्हें एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाता और महसूस कराता है। ये स्पिन के बारे में है, पर्सनल टच के बारे में। तो अगर ट्वेन सही है और सब कुछ एक रीमिक्स है, तो एई के लिए इसका क्या मतलब है? देखो, एआई तो अल्टीमेट रीमिक्स मशीन है ना? हम उसे जो भी डेटा देते हैं, सारा आर्ट, टेक्स्ट, म्यूजिक जो कभी बना है, वो उसे शफल करता है, कंबाइन करता है और नए आउटपुट्स जनरेट करता है। एक तरह से एआई बिल्कुल ट्वेन के क्रिएटिविटी मॉडल के हिसाब से काम कर रहा है। ये तो मेंटल कैलेडोस्कोप ऑन स्टेरॉइड्स है। फर्क शायद इंटेंट का है, कॉन्शियसनेस का, उस ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो हमारे कैलेडोस्कोप को घुमाता है। एआई के पास इंस्पायर होने के लिए कोई बचपन या टूटा हुआ दिल नहीं होता। उसके पास सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन आउटपुट वो तो पक्का उन नए और क्यूरियस कॉम्बिनेशंस जैसा दिख सकता है। ठीक है, चलो एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मार्क ट्वेन का कैलेडोस्कोप एक ही सेटिंग पर अटक गया हो। बॉलीवुड। मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद है, हम सब इसी को देखते हुए बड़े हुए हैं। गाने, ड्रामा, वो अविश्वसनीय फाइट सीन्स जहां एक आदमी 20 लोगों से भिड़ जाता है। पर सच कहूं तो कभी-कभी बॉलीवुड का ओरिजिनलिटी को लेकर जो अप्रोच है, वो क्या कहें, चलो मान लेते हैं कि वो जबरदस्त इंस्पायर्ड होता है। दशकों से हमने ऐसी स्टोरी लाइन्स, सीन्स, यहां तक कि पूरी फिल्में देखी हैं जो हूबहू मिलती जुलती हैं हॉलीवुड की हिट फिल्मों से या कोरियन ड्रामास से, या कभी-कभी तो दूसरी इंडियन फिल्मों से भी। ये एक चलता फिरता मजाक है, लेकिन क्रिएटिविटी को लेकर ये एक सीरियस पॉइंट भी है। क्या ये ट्वेन स्टाइल का रिमिक्सिंग है या ये कुछ और ही है? कभी-कभी ये क्रिएटिव रीइंटरप्रिटेशन कम और फाइंड एंड रिप्लेस वाला काम ज्यादा लगता है। हीरो का सफर अक्सर प्रेडिक्टेबल होता है, रोमांटिक सब प्लॉट भी एक घिसे पिटे रास्ते पर चलता है।
विलेन के मोटिव्स अक्सर कार्टूनिश होते हैं और आइटम सॉन्ग्स कैची होने के बावजूद फॉर्मूलैक लग सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, फिल्में बनाना एक बिजनेस है, एक बहुत महंगा बिजनेस, और फॉर्मूलस अगर वो पहले काम कर चुके हैं तो वो ज्यादा सेफ लगते हैं किसी बड़े आर्टिस्टिक रिस्क लेने के बजाय। प्रोड्यूसर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए और शायद ऑडियंस भी कुछ हद तक जानी पहचानी चीजें एंजॉय करती है। हाँ, ये फॉर्मूलैक अप्रोच सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, जाहिर है हॉलीवुड की अपनी सुपर हीरो फ्रेंचाइजेज हैं, अपने रोम कॉम ट्रोप्स हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा जैसी बड़ी इंडस्ट्री में ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। इससे सवाल उठता है, कमर्शियल प्रेशर कहाँ खत्म होता है और क्रिएटिव लेजीनेस कहाँ से शुरू होती है? क्या ये तब भी क्रिएटिव है अगर आप सिर्फ नाम और जगहें बदल रहे हैं लेकिन कहानी का मेन ढांचा वही रख रहे हैं जो पहले ही दर्जनों बार कही जा चुकी है? इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड ओरिजिनल फिल्में नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता है, लेकिन इन फॉर्मूलाज का इतना ज्यादा होना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इनोवेशन को या भरोसेमंद एंटरटेनमेंट को। अब इसे एआई से जोड़कर देखो। अगर किसी एआई को सिर्फ मान लो 90 के दशक की बॉलीवुड मसाला फिल्मों पर ट्रेन किया जाए तो वो किस तरह की फिल्में बनाएगा? शायद ऐसी फिल्में जो बहुत हद तक 90 के दशक की बॉलीवुड मसाला फिल्मों जैसी ही होंगी। वो फॉर्मूलास, ट्रोप्स, गाने, डांस वाले सीक्वेंसेस सब पकड़ लेगा। हो सकता है वो कुछ जबरदस्त गाने भी बना दे, लेकिन क्या वो स्टोरी टेलिंग की हदों को पार कर पाएगा या वो बस वही पुरानी चीजें और ज्यादा एफिशिएंटली बनाने का एक तरीका होगा? यही तो चैलेंज है। अगर इंसान क्रिएटर्स कभी-कभी फॉर्मूलास पर डिपेंड करते हैं तो उन आउटपुट्स पर ट्रेन किया गया एआई शायद उस इको चेंबर को और बढ़ा देगा, जब तक कि हम उसे खास तौर पर कुछ नया करने के लिए ट्रेन न करें। सेक्शन 5, द ह्यूमन एल्गोरिदम सिर्फ 1 और 0 से कहीं ज्यादा? तो हमारे पास कृष्णमूर्ति की प्योर अनअटेंटेड क्रिएटिविटी है, हमारे पास ट्वेन का सब कुछ एक रीमिक्स है वाला आइडिया है, और हमारे पास एआई है जो इस फील्ड में नया है, अपना एल्गोरिदम वाला डांस कर रहा है। अब बात करते हैं हमारी इंसानों की। इंसानी एल्गोरिदम क्या है जब क्रिएटिविटी की बात आती है? क्या कुछ फंडामेंटली अलग है हमारे क्रिएट करने के तरीके में एक मशीन के तरीके के मुकाबले? मुझे लगता है। और ये सिर्फ दिल धड़कने और किराया देने की जरूरत से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी एक्सपीरियंस के मेसी, अनप्रेडिक्टेबल, खूबसूरत कियोन्स के बारे में है। एआई डेटा से सीखता है, बहुत सारा डेटा, वो पैटर्न ढूंढता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि आगे क्या होगा जो पहले हुआ उसके बेसिस पर। इंसान, हम भी सीखते हैं, जाहिर है, लेकिन हमारे पास फीलिंग्स भी होती हैं। अजीब है ना? हमारे अंदर खुशी, दुख, प्यार, गुस्सा, जलन, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड होता है। हमारे पास जिंदगी के तजुर्बे होते हैं, पहला दिल टूटना, सूखी मिट्टी पर बारिश की महक, कोई हमें गलत समझे, वो एहसास। ये ऐसे डेटा पॉइंट्स नहीं हैं जिन्हें आसानी से क्वांटिफाई किया जा सके और एक एल्गोरिदम में डाला जा सके। ये इंसानी आर्ट का रॉ मटेरियल है। ये बताते हैं कि क्या के पीछे क्यों क्या है। एआई स्टाइल की नकल कर सकता है, लेकिन क्या वो रूह की नकल कर सकता है? अपने उस फेवरेट गाने के बारे में सोचो जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कोई ऐसी पेंटिंग जिसे देखकर आप बस रुक कर देखते रह जाते हो, या कोई मूवी सीन जो आपको रुला देता है। क्या खास बात होती है उन क्रिएशंस में? अक्सर ये सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन नहीं होता, ये इमोशन होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, वो शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है जो दिल को छू जाता है। ये आर्टिस्ट का कुछ बहुत पर्सनल कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन जिसे हर कोई समझता है। क्या एआई बिना पर्सनल एक्सपीरियंसेस के, बिना इंसानी चेतना या इरादे के सच में वो गहराई हासिल कर सकता है? वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जो या इमोशनल हो, लेकिन क्या वो इसे फेल कर रहा है या ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे ही प्रोजेक्टेड इमोशंस को हम पर वापस? इसका मतलब ये नहीं कि एआई एक पावरफुल टूल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सच में कुछ नया, दुनिया बदलने वाली क्रिएटिविटी का सोर्स अक्सर जिंदगी के संघर्षों, यूनिक नजरिए और अंदर की आग को एक्सप्रेस करने की चाहत से आता है। ये इंसान की हमदर्दी की क्षमता है, पैटर्न पहचानने से परे एब्स्ट्रैक्ट सोच की क्षमता, सहज ज्ञान से आगे बढ़ने की क्षमता जो पूरी तरह लॉजिकल नहीं होती। एआई बिजली की तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्या वो सपने देख सकता है? क्या वो अपनी आर्ट के लिए तकलीफ सह सकता है? क्या उसके साथ कोई ऐसा हैप्पी एक्सीडेंट हो सकता है जिससे कोई बड़ी खोज हो जाए जो कोड से नहीं बल्कि जिज्ञासा से हो? ये वो सवाल हैं जो हमें पूछते रहने होंगे।
सेक्शन 6 2025 में ओरिजिनलिटी। क्या आपका आइडिया आपका है? तो हम 2025 में हैं। एआई हर जगह है। इंटरनेट ने सब कुछ एक्सेसिबल बना दिया है। मीम्स तो कल्चरल करेंसी का एक लेजिटिमेट फॉर्म बन गए हैं। इस दुनिया में ओरिजिनलिटी का मतलब ही क्या रह गया है? क्या यह किसी अकेले जीनियस का ग्रैंड सिंगुलर विजन है, या फिर कुछ ज्यादा कोलैबोरेटिव, ज्यादा इटरेटिव, ज्यादा रिमिक्स्ड? मार्क ट्वेन ने कुछ तो सही पकड़ा था, पक्का, लेकिन अब गेम बदल गया है। जिस मेंटल कलाइडोस्कोप की उन्होंने बात की थी, उसे अब डिजिटल एज की वजह से पुराने आइडियाज का नियर इन्फिनाइट एक्सेस मिल गया है। ये ओवरवेलमिंग है। सोचो जरा, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया आता है किसी गाने का, कहानी का या स्टार्टअप का। सबसे पहले आप क्या करते हो? गूगल करते हो। चांसेस हैं कि किसी ने कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ सोचा होगा, या कम से कम आपके आइडिया के एलिमेंट्स पहले से ही अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद होंगे। यह डिसहार्टनिंग हो सकता है। ओह, ये तो पहले ही हो चुका है। लेकिन शायद इसे देखने का यह सही तरीका नहीं है। शायद आज ओरिजिनलिटी का मतलब एब्सोल्यूट फर्स्ट होना नहीं है। शायद ये आपकी यूनिक वॉइस, आपका यूनिक कॉम्बिनेशन, उन मौजूदा एलिमेंट्स पर आपका यूनिक पर्सपेक्टिव है। ये कैसे और क्यों के बारे में है, सिर्फ क्या के बारे में नहीं। लाइंस अब धुंधली होती जा रही है। क्या कोई डीजे जो दर्जनों ऑब्स्क्यूर रिकॉर्ड्स को सैंपल करके एक इनक्रेडिबल नया ट्रैक बनाता है, वो ओरिजिनल है? बहुत से लोग कहेंगे हाँ। क्या कोई यूट्यूबर जो मौजूदा फिल्म्स को एनालाइज और रिकंटेक्चुअलाइज करके एक ब्रिलियंट वीडियो ऐसे बनाता है, वो ओरिजिनल है? एब्सोल्युटली। वे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नया मीनिंग बना रहे हैं, एक फ्रेश लेंस दे रहे हैं। इस सेंस में ओरिजिनलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये उसके बारे में है कि जो कुछ भी बाहर है उसे लेकर उसे अपना बनाना, उस पर अपनी पर्सनल छाप छोड़ना। ये इमैक्युलेट कंसेप्शन के बारे में कम और इंसाइटफुल क्यूरेशन और क्रिएटिव सिंथेसिस के बारे में ज्यादा है। और यहीं पर एआई चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। अगर कोई एआई अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पर एक नॉवेल, गाना या इमेज बनाता है, तो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है? एआई? वो प्रोग्रामर्स जिन्होंने इसे कोड किया? वो अनगिनत आर्टिस्ट्स जिनका काम ट्रेनिंग डेटा बना? ये एक लीगल और फिलोसॉफिकल माइनफील्ड है। ऑथरशिप का कंसेप्ट चैलेंज हो रहा है। शायद एआई के इस दौर में ओरिजिनलिटी फाइनल प्रोडक्ट के बारे में कम होगी और एआई के आउटपुट को शेप करने वाली प्रॉम्प्टिंग, क्यूरेशन और ह्यूमन गाइडेंस के बारे में ज्यादा होगी। हो सकता है इंसान एक एआई ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बन जाए। ओरिजिनलिटी विजन में होगी, भले ही नोट्स मशीन बजाए। सेक्शन 7 एआई आपका नया क्रिएटिव इंटर्न जो कभी सोता नहीं। ठीक है, तो एआई आ गया है और ये सिर्फ बिल्ली की अजीब अजीब तस्वीरें ही नहीं बना रहा है, ये सच में बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो इस बात से घबराने के बजाय कि रोबोट के सरदार हमारी क्रिएटिव नौकरियां छीन लेंगे, क्या हो अगर हम एआई के बारे में कुछ अलग तरह से सोचें? क्या हो अगर एआई दुश्मन नहीं बल्कि एक नए तरह का साथी हो? इसे ऐसे समझो जैसे ये सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा न थकने वाला और कभी कभी सबसे अजीब क्रिएटिव इंटर्न है जो तुम्हें आज तक मिला हो। एक ऐसा जो 1 मिनट में हजारों आइडियाज सोच सकता है, कॉन्सेप्ट्स के स्केच बना सकता है या फिर कुछ छोटे मोटे काम भी निपटा सकता है। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। सोचो तुम एक राइटर हो और तुम्हारे सामने एक खाली पन्ना है। राइटर्स ब्लॉक, वो पुराना दुश्मन। क्या हो अगर तुम एआई के साथ आइडियाज पर बात कर सको? हे एआई, मुझे प्राचीन रोम की एक जासूसी कहानी के लिए एक प्लॉट ट्विस्ट चाहिए, और वो 10 ऑप्शन दे देता है। हाँ, कुछ बेकार भी हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 से कोई बात बन सकती है। या अगर तुम एक म्यूजिशियन हो तो एआई तुम्हारे लिए एक ड्रम बीट, एक बेसलाइन या एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकता है जिस पर तुम आगे काम कर सको। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले रहा है, ये उसे बढ़ा रहा है। ये तुम्हें नए स्टार्टिंग पॉइंट्स दे रहा है, खेलने के लिए नए टूल्स दे रहा है। ऐसा पहले से ही हो रहा है। आर्किटेक्ट्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन्स बनाने के लिए। गेम डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी मुश्किल दुनियाएं बनाने के लिए। फैशन डिजाइनर्स एआई के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नए पैटर्न और स्टाइल बनाने के लिए। यहाँ सबसे जरूरी चीज है इंसानी डायरेक्शन। एआई ऑप्शन देता है, संभावनाएं देता है, कच्चा माल देता है, लेकिन इंसान क्रिएटर ही आखिर में फैसले लेता है, आइडियाज को बेहतर बनाता है, उसमें इमोशनल गहराई, कहानी का मोड़ और अपनापन डालता है। ये एक पार्टनरशिप है। इंसान और मशीन की ये जुगलबंदी क्रिएटिविटी की हदों को वहां तक ले जा सकती है जहां तक हमने अभी सोचा नहीं। हाँ, मुश्किलें तो हैं। हम ट्रेनिंग डेटा का सही इस्तेमाल कैसे करें?
एआई के योगदान का क्रेडिट कैसे हो, लेकिन इसकी काबिलियत को निकाला नहीं जा सकता। एआई क्रिएटिविटी को सबके लिए आसान बना सकता है, उन लोगों को टूल्स देकर जिनके पास पहले ये मौके नहीं थे। ये उबाऊ कामों को तेजी से कर सकता है, जिससे इंसान क्रिएशन के ज्यादा सोचने वाले और कल्पनाशील हिस्सों पर ध्यान दे सके। एआई को सिर्फ बीते कल की शान दिखाने वाला आईना समझने की बजाय या एक ऐसा धोखा जो हमें यकीन दिलाए कि वो क्रिएटिव है। शायद ये एक नए चश्मे की तरह है, एक ऐसा चश्मा जो हमें दुनिया को देखने में मदद कर सकता है और हमारी अपनी क्रिएटिव काबिलियत को रोमांचक नए तरीकों से। सेक्शन 8, विल अ रोबोट स्टील योर आर्ट किक? द डीप फेक डिलेमा। चलो अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, डर, बेचैनी। क्या एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा? खासतौर पर क्रिएटिव जॉब्स, वो जॉब्स जिन्हें हम सेफ समझते थे, क्योंकि आपको पता है रोबोट्स फील नहीं कर सकते। तो वेलकम टू 2025, जहां एआई आर्टिकल्स लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, लोगोस डिजाइन कर सकता है और यहां तक कि ऐसे लोगों की फोटोरियलिस्टिक इमेजेस बना सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हां, ये कंसर्न असली है। अगर कोई कंपनी एक ह्यूमन डिजाइनर को हायर करने के कॉस्ट के कुछ हिस्से में एआई से एक डिसेंट लोगो डिजाइन करवा सकती है, तो क्या होगा? ये एक मुश्किल सवाल है। हम अभी से शिफ्ट्स देख रहे हैं। स्टॉक फोटो साइट्स पर अब एआई जनरेटेड इमेजेस मिलती हैं। कुछ कंपनीज एआई रिटन मार्केटिंग कॉपी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। वॉइस एक्टर्स उन एआई वॉइसेस को लेकर परेशान हैं जो ह्यूमन स्पीच, एक्सेंट्स और इमोशंस की परफेक्टली नकल कर सकती है। और फिर ये पूरा डीप फेक सिचुएशन है। एआई ऐसे अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोस बना रहा है जिसमें लोग वो बातें कह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं है, ये तो सच मर चुका है वाला इश्यू है। इसके गलत इस्तेमाल का पोटेंशियल बहुत बड़ा है और ये विजुअल और ऑडिटरी मीडिया में ट्रस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जो कई क्रिएटिव प्रोफेशंस का कोर है। लेकिन एक और पहलू भी है, या शायद ये बस एक होपफुल सोच है। टेक्नोलॉजी ने हमेशा लेबर मार्केट्स में उथल-पुथल मचाई है। प्रिंटिंग प्रेस ने स्क्राइब्स के लिए चीजें बदल दी, कैमरा ने पोर्ट्रेट पेंटर्स के लिए चीजें बदल दी, सिंथेसाइजर ने सेशन म्यूजिशियंस के लिए चीजें बदल दी। कई मामलों में नई जॉब्स और क्रिएटिविटी के नए फॉर्म्स सामने आए। शायद ह्यूमन क्रिएटर का रोल इवॉल्व होगा। शायद ये मैनुअल एग्जीक्यूशन के बारे में कम और आइडिएशन, क्यूरेशन और वो यूनिक ह्यूमन स्पार्क जोड़ने के बारे में ज्यादा होगा, जिसे एआई अपनी सारी पावर के बावजूद ऑथेंटिकली रेप्लिकेट करने में अभी भी स्ट्रगल करता है। इमोशनली कनेक्ट करने की एबिलिटी, जेन्युइन इंटेंट के साथ एक कंपेलिंग स्टोरी सुनाना। ये भी पॉसिबल है कि हम ह्यूमन मेड आर्ट की ज्यादा एप्रिशिएशन करें, जैसे आर्टिसन, हैंडक्राफ्टेड मूवमेंट जो मैस प्रोडक्शन की जगह। शायद क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन एक बैज ऑफ ऑनर बन जाएगा, एक सेलिंग पॉइंट। शायद ऑडियंस उन इम्परफेक्शंस, उन क्वर्क्स, उस सोल को क्रेव करेगी जो ह्यूमन एंडेवर से आती है। फ्यूचर शायद कोई बाइनरी चॉइस नहीं है, या तो सब ह्यूमन या सब एआई। ये लाइकली एक ब्लेंड होगा, लेकिन क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को एब्सोल्युटली अडैप्ट करना होगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी और ये फिगर आउट करना होगा कि एआई के साथ कैसे काम करना है, न कि सिर्फ इस बात से डरना कि वो आपको रिप्लेस कर देगा। कहना आसान है, करना मुश्किल, मुझे पता है। सेक्शन 9, इंसानी क्रिएटिविटी का फ्यूचर, ज्यादा ह्यूमन या ज्यादा मशीन? तो हम आ गए हैं एक नए क्रिएटिव दौर के मुहाने पर। एआई एक आईना है जो हमारे आर्ट और इंजेन्युइटी के इतने बड़े इतिहास को दिखाता है। ये थोड़ा सा एक छलावा भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें इंसान जैसी स्पार्क है जो शायद बस एक बहुत बढ़िया मिमिक्री हो। सवाल असल में ये नहीं है कि एआई वर्सेस इंसानी क्रिएटिविटी। असली सवाल तो ये है कि इंसानी क्रिएटिविटी क्या बन जाती है एआई के साथ। क्या ये हमें कम कर देता है या फिर ये हमें और भी ज्यादा ह्यूमन बनने के लिए पुश करता है? मेरा दांव तो दूसरे वाले पर है, या कम से कम मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं। सोचो जरा, अगर एआई वो सब काम कर सकता है जो फॉर्मूला पर चलते हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, दूसरों से लिए गए हैं, और सच कहूं तो बहुत सारा कमर्शियल क्रिएटिव काम इसी कैटेगरी में आता है, तो शायद इससे ह्यूमन क्रिएटर्स को उन चीजों पर फोकस करने का मौका मिले जो एआई नहीं कर सकता। एकदम नई, बहुत पर्सनल और सीमाएं लांघने वाली चीजों को एक्सप्लोर करने का। ऐसे सवाल पूछने का जो अनकंफर्टेबल हो,
कॉम्प्लेक्स और बारीक इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, वो कृष्ण मूर्ति जैसी अनकंडीशनड अवेयरनेस वाली दुनिया में जाने का या कम से कम उसके लिए कोशिश करने का। एआई शायद हमें अपना गेम बेहतर करने पर मजबूर कर दे और इस बात की गहराई में जाने पर कि हमारी क्रिएटिव आवाजें यूनिक क्यों हैं। इस फ्यूचर में हमें ओरिजिनलिटी को फिर से रीडिफाइन करना होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। हमें इन इंटेलिजेंट टूल्स के साथ कोलैबोरेट करने में माहिर बनना होगा। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत होगी। हमें उस एआई जनरेटेड कंटेंट में जो सच में इनोवेटिव है और जो बस एक चालाकी से किया गया रिहैश है, उसमें फर्क करना आना चाहिए। हमें इस नए लैंडस्केप में एथिकल कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स बनना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें इंसानी एक्सप्रेशन को उसके सभी मेसी, इम्परफेक्ट और शानदार फॉर्म्स में वैल्यू देना और उसे संवारना जारी रखना होगा। एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड वाला, उस तरह का आर्ट जो आपको कुछ असली महसूस कराए। आखिरकार एक टूल है, हाँ एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन है तो टूल ही। एक हथौड़े की तरह इसे कुछ अमेजिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर चीजों को स्मैश करने के लिए। चॉइस अभी भी हमारी है। इंसानी क्रिएटिविटी का फ्यूचर खुद मशीनें तय नहीं करेंगी, बल्कि ये इस बात से तय होगा कि हम उनके साथ कैसे एंगेज करना चाहते हैं। ये एक मौका है सोचने का कि हम आर्ट, स्टोरी टेलिंग और कनेक्शन के बारे में सच में क्या वैल्यू करते हैं। क्या हम मशीनों के लिए बेहतर कॉम्प्रेस बनने की तरफ झुकेंगे या फिर हम अपनी क्रिएटिव कोशिशों में और भी ज्यादा गहराई से यूनिकली ह्यूमन बनने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो, जिससे सबके लिए एक ज्यादा रिच, डाइवर्स और सरप्राइजिंग क्रिएटिव वर्ल्ड हो। चलो इसे कर दिखाते हैं।